जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किया। ये वो बयानिया है जो हुकूमत के दोस्त बार बार आपको बताते हैं और कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी की वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर है। ये सामने आप देख सकते हैं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब ने ट्वीट की हुई है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड के बदले जो जमीन ली उस पर जाती फ्रॉड तर्ज की यूनिवर्सिटी बनाई। अब उसी 190 मिलियन पाउंड से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और काबीना ने दानिश यूनिवर्सिटी बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। अब मसला ये है कि आपका तो बयानिया ये है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किया है, लेकिन यहां पे आप कौम को बता रहे हैं कि उसी 190 मिलियन पाउंड से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा कर लिया और वो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अगर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन हुई है, अगर 190 मिलियन पाउंड चोरी हुआ है, तो ये 190 मिलियन पाउंड कौन से वाला है? तो मैंने आपको पहले दिन से कहा कि इमरान खान के अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, इमरान खान के ऊपर 1 रुपए की चोरी साबित नहीं है। ये सिर्फ और एक सियासी बयानिया है। लेकिन अब माशाल्लाह आप देखें कि उसी 190 मिलियन के ऊपर ये एक नया बयानिया बना रहे हैं कि जनाब वो 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान चोरी करके ले गया है उससे हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अगर 190 मिलियन चोरी हो गया है तो फिर आप यूनिवर्सिटी किस तरह बना रहे हैं? एनीवे, ये राना एहसान अफजल साहब ने ये खुशखबरी कौम के साथ शेयर की हुई है और उसमें उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और बाकी जितने भी लेटेस्ट सब्जेक्ट हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये फर्क होता है जब अवाम का पैसा पीटीआई के पास आए और जब अवाम का पैसा नून लीग के पास आए। भाई, अवाम का पैसा अगर पीटीआई के पास था या इमरान खान ने चोरी की थी तो वो फिर आपके पास पैसा किधर से है? पैसा तो ये मलिक रियाज का था, उसने भेजा अपने अकाउंट में और फिर वहां से चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मलिक रियाज साहब की फैमिली ने भेजा और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से आप लोगों ने हुकूमत के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन चोरी डाल दी इमरान खान के ऊपर और अब उसी पैसे से माशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो यूनिवर्सिटी बना रही है। राना एहसान अफजल साहब की मैंने एक और ट्वीट भी देखी। जब ये ट्वीट देखी तो उनकी टाइमलाइन पे मैं गया तो उन्होंने कोई और भी ट्वीट की हुई थी और वो गालिबन वजीर दिफा के हवाले से थी, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से किसी ने कोई बात की हुई थी फलस्तीन के हवाले से। तो उसके ऊपर राना एहसान अफजल साहब ने एक कोट ट्वीट किया हुआ था कि अब आप वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का अकाउंट चेक करें, आपको 80% ट्वीट्स जो है वो फलस्तीन पर ही नजर आएंगी। तो वो फलस्तीन के हवाले से गालिबन कोई ट्वीट थी। एनीवे, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक और बयान भी आज मीडिया में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान एयरलाइन ने प्रॉफिट एक तरह से शो किया है कि बड़े अरसे के बाद, 20 साल से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान एयरलाइन ये क्लेम कर रही है कि उनको प्रॉफिट हुआ है, उनको मुनाफा हुआ है। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि इससे जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसमें फायदा होगा। तो वो भी मुझे इंट्रीग थी कि देखूं जाके ख्वाजा साहब के टाइमलाइन के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या पता उसके हवाले से भी उन्होंने कोई और चीज भी शेयर की हो, कोई डिटेल्स शेयर की हो। वो तो मुझे नजर नहीं आई, लेकिन जो ही मैं ख्वाजा आसिफ साहब के टाइमलाइन के ऊपर गया, सबसे पहली ट्वीट जो मुझे नजर आई वो उन्होंने किसी की ट्वीट रीट्वीट की हुई थी और वो ट्वीट परवेज संधेला साहब की थी और उसमें वो जो गुज़िश्ता रोज एक समिट हुआ है मिनरल्स का, उसके हवाले से एक वीडियो शेयर की हुई थी और परवेज संधेला साहब ने ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रीट्वीट की हुई है, पहली ट्वीट थी जो जिस वक्त मैं गया उस वक्त ये पहली ट्वीट थी उनकी टाइमलाइन के ऊपर। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ट्वीट के अंदर, चाचू और हाफिज की केमिस्ट्री यूथियों पर बिजलियां गिरा रही है। ये उस वीडियो का कैप्शन है कि चाचू और हाफिज की केमिस्ट्री यूथियों पर बिजलियां गिरा रही है। और ये ट्वीट जो है माशाल्लाह दानिश्वर हैं परवेज संधेला साहब और ये दानिश्वराना गुफ्तगू और ये दानिश्वराना कैप्शन को हमारे वजीर दिफा ने रीट्वीट किया हुआ है। बाकी उनके टाइमलाइन पे मैं देखता रहता हूं, ख्वाजा साहब फलस्तीन के हवाले से भी यकीनन बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजें वो शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये जो पहली ट्वीट इस वक्त जब मैंने जाके देखी तो वो चाचू और हाफिज की केमिस्ट्री और यूथियों के ऊपर बिजलियां, ये हमारे मुल्क के वजीर दिफा ने रीट्वीट की हुई है। ट्वीट्स की अगर बात की जाए तो मुर्तजा सोलंकी साहब की एक ट्वीट में देख रहा था कि उनका एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा शेयर हो रहा था और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये यकीनन फेक होगा। फिर मैंने उनकी टाइमलाइन पे जाके देखा तो वो ट्वीट मुझे वहां पे नजर आया और उस ट्वीट का मैंने भी फिर स्क्रीनशॉट लिया। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मुर्तजा सोलंकी साहब हैं। अब आपने जहन में रखना है कि ये जो पिछला गैर जानिबदार निगरान सेटअप था ये उसमें वजीर थे।
ये वो हुकूमत थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर जानिबदाराना इलेक्शंस करवाए और उन इलेक्शंस के नतीजे में यहां पे एक अवामी मैंडेट से जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की और बिलावल साहब की, वो आई और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया था, आपको पता ही है। पर एनीवे, ये जो मुर्तजा सोलंकी साहब हैं जो गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के वजीर थे, उनकी ट्वीट में देख रहा था और ये ट्वीट में थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। पिंकी पीरनी नामी ओबाश बदउनवान और सजा याफ्ता मुजरिम खातून इस बुनियाद पर अपने लिए बेहतर सहूलतें मांग रही है क्योंकि उसने एक और ओबाश बदउनवान और सजा याफ्ता मुजरिम अल मारूफ अडयाला के उल्लू से इद्दत में शादी की थी। इद्दत में शादी की थी। ये हमारे जो लेफ्ट है, ये हमारा जो रोशन ख्याल प्रोग्रेसिव लेफ्ट सारी जिंदगी आपको मुझे जो बताया गया, ये 2-3 सालों में बहुत सारी चीजें इस हवाले से क्लियर हुई हैं। एनीवे, इद्दत में शादी की थी इसलिए उसे भी उसी तरह की सहूलतें दी जाएं। अगर बराबरी चाहती हैं तो एक फार्मूला यह भी हो सकता है कि ओबाश खान से इजाफी सहूलियात वापस लेकर पिंकी पीरनी के बराबर कर दी जाए। ये जनाब गैर जानिबदार हुकूमत के गैर जानिबदार निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी साहब, काबिल एहतराम सीनियर सहाफी, ये उनकी ट्वीट है। मैं इस पे ज्यादा तजिया तबसरा नहीं करूंगा इसलिए कि ये एक सीनियर सहाफी बड़े दानिश्वर हैं। मैं नहीं समझता कि मैं उस लेवल पे जाके दानिशवाराना अंदाज में इस चीज के ऊपर कोई तबसरा कर सकता हूं। इसमें इतनी दानिश टपक रही है, इतनी इसमें सीनियोरिटी टपक रही है, इतना इसमें लिबरलिज्म टपक रहा है, इतनी इसमें लेफ्ट की पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही है कि उसके ऊपर ज्यादा अब कोई रोशनी नहीं डाली जा सकती। एक अच्छी खबर है जनाब, जिस तरह पहले भी मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि पीआईए बोर्ड का ये दावा है, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको इसी तरह रिपोर्ट कर रहा है कि पीआईए बोर्ड का बड़ा दावा, कौमी एयरलाइन 21 साल बाद बिल आखिर मुनाफा बख्श इदारा बन गई। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का कहना है कि 21 साल बाद शदीद माली बहरान से निकल गया है यह इदारा और बोर्ड ने मालियाती रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है जिसके मुताबिक कौमी एयरलाइन को 26 अरब से जायद का मुनाफा हुआ है। पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीआईए के साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी जिसके मुताबिक पीआईए ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद मुनाफा हासिल किया है। तो ये कह रहे हैं कि जी बोर्ड का दावा और पीआईए ये कह रही है कि जी हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है और इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन के अमल में भी अब मदद मिलेगी। लेकिन अगर इतना इजाफा शुरू हो गया है तो फिर क्या इसको बेचना जरूरी है? और अब देखते हैं कि अगले साल ये इजाफा कितना होता है और वो जो कई 100 अरब का खसारा बताया जाता था वो किस तरह खत्म होगा। पर एनीवे, अगर ये मुनाफा हो रहा है तो इट्स अ गुड न्यूज ही पीआईए के लिए। ये सामने आप देख सकते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई है। अब बुनियादी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से एरिक मेयर जो सीनियर ऑफिशियल हैं, जिसे आप कह सकते हैं अमरीकी वजारत खारजा का कह सकते हैं, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन का कह सकते हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं वहां के जो पाकिस्तान आए हुए थे, उनसे वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई है। अच्छा, अब ये जो शख्सियत हैं, ना ये वजीर खारजा हैं, ना ये नायब वजीर खारजा हैं, ना ये कोई उधर के और बड़े ओहदेदार हैं, इनसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब मिले, बल्कि उस मुलाकात के अंदर हमारे नायब वजीर आजम भी बैठे हुए हैं, हमारे एक और वजीर भी वहां पे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इनसे मिले। सो आई डोंट नो कि ये किस हद तक प्रोटोकॉल है कि एक वहां से एक ऑफिशियल आए और हुकूमती एहलकार आए और उससे हमारा वजीर आजम भी मिले, हमारे नायब वजीर आजम भी मिले और इतने बड़े लेवल के ऊपर उसके साथ एंगेजमेंट हो और उसको प्रोटोकॉल दिया जाए। मुझे नहीं पता ये सफारती प्रोटोकॉल्स इसमें क्या होते हैं। क्या एक अमरीकी एहलकार जब इमरान खान साहब के दौर में आते थे तो इमरान खान साहब उनसे इस तरह मिलते थे? मुझे नहीं पता, क्या पता मिलते हों या उससे पहले भी कोई इस तरह आता था तो वो उनसे मिलते थे। माजी में यहाँ पे ये मिसाल भी हमारे सामने आई कि जब सीआईए का चीफ यहाँ पे आया हुआ था और इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का कहा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सीआईए के चीफ से क्यों मिलूं, वो अपने जो उनके हैं डिफेंस से रिलेटेड लोग उनसे मिलें या हमारे जो दीगर लोग हैं उनसे मिलें, क्या मेरा मिलना जरूरी है? पर एनीवे, ये एक अमरीकी एहलकार आए हुए थे तो उनसे हमारे वजीर आजम भी मिले हैं, हमारे नायब वजीर आजम भी मिले हैं। ये जो समिट था मादनियात के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था
और इसमें बहुत सारे ममालिक से इन्वेस्टर्स वगैरह आए हुए हैं। अब देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। 2023 में भी एक समिट हुआ था, उसमें भी मौजूदा जो हमारे वजीर हैं सदिक मलिक साहब, उस वक्त भी वो वजीर थे, उन्होंने बताया था कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा तो मट्टी बिकेगी। अब तक वो कितनी मट्टी बिकी है, कितना पैसा आया है, अभी तक कोई पता नहीं है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी नौकरियां मिली हैं, उसका भी नहीं पता। और बलोचिस्तान के अंदर ऑब्वियसली मिनरल्स के हवाले से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि मौजूदा तनाजुर में क्या ये इस वक्त समिट करवाना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, दूसरी तरफ अख्तर मैंगल साहब वाले वो मामला चल रहे हैं, सारे एहतजाज चल रहा है। तो आप अगर कोई भी बलोचिस्तान के हवाले से अभी दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ गूगल करेगा, बात करेगा, तो सबसे पहले ये चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद कुछ महीनों के बाद भी ये समिट हो सकता था। ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन एनीवे वो तो फिर तनकीद तो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर होती रहती है। और हुकूमत ने ये वाजे तौर पे उधर बताया लोगों को कि जनाब जितने भी लोग वहां पे आएंगे, इन्वेस्टर्स जितने भी आएंगे, उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब बड़ा इशू ये है कि कब हार्ड कैश पाकिस्तान में आना शुरू होगा, कब डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आना शुरू होंगे। जिस किस्म के दावे PDM-1 की हुकूमत ने किए थे और कहा था कि जनाब इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, और पता नहीं $100 अरब का फार्मूला तो जरदारी साहब के पास भी था, क्या वो फार्मूला कारआमद साबित हुआ? उस फार्मूले के तहत कितने डॉलर अभी तक पाकिस्तान में आए हमें नहीं पता। अभी तक जो पैसा हुकूमत के पास है और जो हमें पता है कि हुकूमत उसको इस्तेमाल कर रही है, वो तो वही 190 मिलियन पाउंड है जिसका राना एहसान अफजल साहब ने शुरू में बताया कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और जिसकी चोरी का इल्जाम वो इमरान खान साहब पे लगाते हैं। लेकिन उसी 190 मिलियन पाउंड से माशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी बन रही है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब से जिन लोगों की मुलाकात हुई, उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इन लोगों को किसने कहा कि आप आ जाओ, आपकी मुलाकात करवा देंगे। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों की गिरफ्तारी की खबर आई, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो उनको छोड़ दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने बताया कि उनको चक्री इंटरचेंज के पास नीला दुल्ला के पास जाके उतारा गया। साहबजादा हामिद रजा साहब मसलसल उनके साथ रहे, और साहबजादा हामिद रजा साहब का कोई रात को 3 बजे जो जिन लोगों से उनका राब्ता हुआ, उनका फोन उनके पास आया, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि वो वापस अपने घर पहुंचे। फिर इमरान खान साहब की बहनें भी अपने घर पहुंच गई जिधर भी वो जा रही थी। पर एनीवे सारा दिन ये सारी एपिसोड चलती रही, और उसमें जिन लोगों की मुलाकात हुई उसके ऊपर जमात के अंदर से तहफुजात का इजहार किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि आप जाके उनसे मिल लें। सलमान अकरम राजा साहब ने तो इमरान खान साहब की बहनों को सलाम भी पेश किया और कहा कि उनकी 2 बहनों को कहा गया कि आप मिल लें। उन्होंने कहा नहीं, हम सारी जाके मिलेंगे। ये क्या बात हुई कि आप अलीमा खान साहिबा को अंदर नहीं जाने देना चाहते? क्योंकि अलीमा खान साहिबा वो बात आके बाहर करती हैं जो इमरान खान साहब बताते हैं, वो बात थोड़ी सख्त होती है। जिन लोगों की कल मुलाकात हुई, मैंने कल भी बताया था, अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, वो उनकी बातों से तो ऐसे लगा कि जैसे वो इमरान खान साहब को स्विट्जरलैंड से मिलके आए हैं और सब कुछ अच्छे की खबर है। कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब को इस माहौल के अंदर अगर कोई मिल के आएगा तो यकीनन उन्होंने कोई बात की होगी, कोई पैगाम दिया होगा, कोई थोड़ी सख्त बात की होगी, लेकिन वो कोई उस तरह हमें पता नहीं चला। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी, और इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं ये तो अगले 3-4 दिन के अंदर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा। लेकिन तासुर हुकूमत ये देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं, इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं। और आजम स्वाति साहब ने भी जो बात की उसी के हवाले से अली जफर साहब ने भी यही फरमाया कि जनाब वो उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वो हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। तो भाई इमरान खान साहब हर किसी से अगर बात करने के लिए तैयार हैं तो वो हुकूमत तो उनके साथ कर ले बातचीत अगर वो बात करना चाहती है। पर एनीवे जो भी मामलात हैं, अगर सारा ये है कि इमरान खान साहब इतना डेस्परेट हैं और वो इतनी जो है हुकूमत से मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, तो उनको मीडिया तक एक्सेस दे दी जाए, सहाफियों को अंदर जाने दिया जाए, खान साहब से बात करने दी जाए और खान साहब को कोई इंटरव्यू चला दें जिसमें वो ये सारी डीलें मांग रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पर बड़ा इशू यही है कि खान साहब की कुछ लोगों से मुलाकात करवाई जाती है, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जाती। कल मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवाई गई, उसमें खातून जो हैं जिनकी ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, इनसे भी मुलाकात करवा दी गई।
और अब इन खातून के ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई कि इनको किसने भेजा है। ये मुझे पता चला है कि पीटीआई की दरीना कारकुन है, आलिया हमजा मलिक साहिबा के साथ भी होती हैं और गालिबन जेल वगैरह भी काट के आई हैं। इनको तो ये उधर थी वहां पे, तो शायद इनको कहा कि जी आप भी अंदर चले जाएं, आपकी भी मुलाकात हो जाएगी। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन लोगों के नाम भेजे जाते हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात नहीं करवाई जाती, बाकी सारे लोगों की मुलाकात करवा दी जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो तलाल चौधरी साहब और नासिर भट्ट जो सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब खुद ही इनसे मिलना नहीं चाहते। जो लोग जो है जिनके ये नाम भेजते हैं वो खान साहब मिलना नहीं चाहते और वो आगे से मना कर देते हैं। भाई अगर खान साहब मिलना नहीं चाहते तो वो तो कैदी हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं, आप भेज दें इनको अंदर। आप तो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा आपको इतनी वो जरूरी है आपके लिए कि आप उनकी मर्जी के बगैर किसी विजिटर को भी अंदर नहीं भेज रहे। तो कल जिनके नाम दिए गए थे उनको तो नहीं भेजा गया, लेकिन जो हुकूमत है उसका मौकिफ ये है कि ये इमरान खान साहब खुद ही मिलना नहीं चाहते, वो खुद इनकार कर देते हैं और बाद में ये लोग इसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं और सियासत करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, इन खातून के हवाले से जो मैं कह रहा था कि वो बेचारी वैसे ही उनके ऊपर ज्यादा तनकीद शुरू होगी, उनको शायद इतना पता ही ना हो और पता नहीं अंदर खान साहब ने उनसे ज्यादा बात की है या नहीं की, बल्कि वो अंदर गई हैं। तो इस हवाले से भी इतलात थी कि उन्होंने पहले कहा कि मैं लॉयर से बात कर लूँ, आपसे बात होगी, बाद में आपसे बात कर लेंगे। पर इनको भेज दिया गया अंदर। कल कोई और उधर बाहर खड़ा होगा उसको भी अंदर भेज दिया जाएगा। जिनकी लिस्ट जाती है, बड़ा इशू, बड़ा क्वेश्चन ये है कि उनको क्यों नहीं अंदर भेजा जाता। चीनी मसनूआत पर सदर ट्रंप ने 104% अमरीकी टैक्स नाफिज कर दिया। जी हाँ जी, टैरिफ लगा दिया है चीनी मसनूआत के ऊपर। चीन और अमेरिका में एक तरह से ट्रेड वॉर के आसार आपको नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। उधर चीन कह रहा है कि जी हम भी इतना टैरिफ लगाएंगे और ये सारा मसला चल रहा है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो मंदी आई वो भी हमारे सामने है। ट्रंप साहब बज़िद हैं कि जी बिल्कुल मामला ठीक चल रहे हैं। अब यही खबर अगर आप देखें, इस खबर के अंदर एक ऐसी चीज है कि जिसका फायदा भी पाकिस्तान भी उठा सकता है। अमरीकी खरीदारों ने सदर ट्रंप की जानिब से जो ये आयद की गई हैं, टैरिफ्स आयद किए गए हैं, उसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर बांग्लादेश से ऑर्डर्स रोकना शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान भी गारमेंट्स में बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। अब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने गालिबन 28 या 26% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान ने उनके ऊपर कोई 50% के करीब या 40% के करीब टैरिफ लगाया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट्स करता है। अगर आप दरामदात देखें तो वो हम तकरीबन 1 अरब डॉलर की करते हैं। इस वक्त हमारे पास कितनी सकत है कि हम कितनी दरामदात कर सकेंगे। लेकिन अगर यही टैक्स पाकिस्तान जो टैरिफ है वो पाकिस्तान अमेरिका को कहे कि हम भी अपना 10% कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने यूएई और बरतानिया वगैरह के साथ किया है, कुछ ममालिक के साथ, कि जी आप भी 10% करें, हम भी 10% कर देंगे। तो अगर पाकिस्तान अपना टैरिफ जो है वो कम कर दे और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ जो है वो 5% कर दे, पाकिस्तान 10% कर दे, तो ये जो पूरी दुनिया में अमेरिका के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो जा रही हैं अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान जो है वो यहां से ऑर्डर्स कर सकता है और मैन्युफैक्चरर्स फिर इनसे खरीदेंगे, इंपोर्टर्स इनसे खरीदेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान देख सकता है। हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि जी अगर टैक्स पाकिस्तान कम करेगा, टैरिफ कम करेगा, ये ना हो कि इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाए। तो इस मौके के ऊपर किसके पास कितने डॉलर है, कितनी इंपोर्ट्स आनी है, ये जरूरी नहीं है कि ये तवील मुद्दती पॉलिसी हो। अगले 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए इस पॉलिसी को देखा जाए और अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ के 6 बिलियन डॉलर से जो है वो 15 बिलियन डॉलर्स पे आ जाएं, सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल जाएं, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 1 बिलियन से बढ़ के अगर 6 बिलियन भी आ जाएं तो फिर भी हमें नेट जो है वो 10 बिलियन प्रॉफिट है बिलियन डॉलर का। तो ये देखने की जरूरत है। लेकिन इसमें वो डिसीजन मेकिंग जो है ना, जो भी करना है वो डिसीजन मेकिंग आपने चंद दिनों के अंदर करनी है। वो इसीलिए SIFC भी बनाई गई थी और हुकूमत को जो एक तरह से इनकरेज किया गया था कि जनाब जल्दी आप डिसीजंस लें। तो हुकूमत ने ये बिजनेस डिसीजन अगर जल्दी लिया तो मेरे ख्याल में इसमें जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, जिनसे कल भी एक मेरी मारूफ कारोबारी शख्सियत से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा, कुछ और लोग भी ये बात करते हैं, मेरे जहन में भी ये बात आती है। पर एनीवे आप देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ करती है या नहीं करती। वो यही कहेंगे कि जी हमारा भी टैरिफ बढ़ गया है, तो बांग्लादेश का भी टैरिफ बढ़ गया है, तो चीज वहीं पे आगे नहीं। यहाँ पे टैरिफ बढ़ने वाली बात नहीं, यहाँ पे हम टैरिफ कम करवाएं, अमेरिका का टैरिफ भी कम करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फौरन और जो है अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें। अगर नहीं होता इजाफा तो बाद में टैरिफ फिर बढ़ा दें। अगर कोई मसला है तो बढ़ा दें, वो भी बढ़ा देंगे। इसमें कौन सा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है
कि वो आगे पीछे नहीं हो सकते मुस्तकबिल में टैरिफ्स। अमेरिका ने भी तो किया है ना, उन्होंने भी तो आके चेंज कर दिए। पर एनीवे अब देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ होता है या नहीं होता। इसराइल के हवाले से जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यह कहा है कि इसराइल गजा में इमदाद का एक कतरा भी जाने नहीं दे रहा, और जो सूरत हाल है वहां पे वो सबके सामने है, इंतहाई परेशान कुन है, और पूरी दुनिया का जो इसमें रवैया है वो भी परेशान कुन है। मेनली अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो इसके अंदर इसराइल को कवर फराहम करते हैं। इसराइल वहां पे जो कुछ कर रहा है, 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी वहां पे शहीद हो चुके हैं, जिसमें हजारों बच्चे हैं। लेकिन एक जो है वो करारदाद जो है इनके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लग सकती, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये अमेरिका के मंजूर नजर हैं और मगरबी जो इनके इत्तेहादी हैं उनके मंजूर नजर हैं। आखिर में जी छोटी सी खबर, कराची सखर मोटरवे के लिए पैसे नहीं तो लाहौर साहिवाल मोटरवे पर पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं। जब तक कराची सखर मोटरवे शुरू नहीं होता उस वक्त तक तमाम मंसूबे रोकें, सेनेट की कायमा कमेटी बराए मंसूबा बंदी की हदायत। अब मसला ये है कि ये लाहौर साहिवाल मोटरवे अगर वफाक के पैसे से बन रहा है तो कराची सखर मोटरवे भी वफाक के पैसे से बनना चाहिए। क्या सिर्फ वफाक का पैसा जो है वो पंजाब की मोटरवेज पे लगेगा, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर सिंध में इस चीज की जरूरत है तो वहां पे ये पैसा क्यों नहीं लग सकता। वैसे तो सूबों के पास इस वक्त अपना इतना पैसा है, NFC अवार्ड में इतना पैसा मिलता है जो 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। सारा पैसा सूबे ले जाते हैं और जनाब फुल अयाशी हो रही है। तो अपने पैसों से जनाब बना लें आप मोटरवेज, आप बना लें। वो जो मोटरवे सखर वाली मोटरवे है उसको कितना पैसा उस पर लगेगा। आपकी अपनी हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है उसमें सिंध में, वो उस पर बना सकते हैं। इसी तरह पंजाब के पास भी पैसा बहुत है, वो अपनी बना लें। लेकिन एनीवे असूलन तो ये बात दुरुस्त है कि अगर वफाक पंजाब के अंदर मोटरवेज बनाता है तो उसको सिंध के अंदर मोटरवे बनाने में क्या बात है। पहले वो मंसूबा बनाए, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, बाद में ये बना लीजिएगा। ये अब सेनेट की कायमा कमेटी ये कह रही है। क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा, कौन सी मोटरवे पहले बनेगी, जब ये बनना शुरू होगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे बहुत जल्दी। आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।